नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है कला यात्रा और मेहमान हैं विपुल कृष्ण नागर जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि आपको आज ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार सप्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अनंत शुभकामनाएं। और चूंकि आप एक अभिनेता भी हैं और रंग निर्देशक भी हैं, नाटककार भी हैं और उसके साथ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वाराणसी से आते हैं। मूल जन्म आपका जो हुआ वो वाराणसी में हुआ, लेकिन मूलतः आप गुजराती हैं। तो यानी इतने सारे अच्छे सम्मेलन के साथ आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इस पुरस्कार की आपकी जो प्रतिक्रिया है वही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। तो कुल मिलाकर ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पिताजी बनारस रंगमंच के बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेता रहे और उनका ही सिखाया हुआ आज काम आ रहा है। तो एक तरीके से ये पुरस्कार उनके लिए है और बनारस के लिए सफदर हाशमी जी के नाम पर है, ये भी एक बड़ी बात है। तो अभी तक जो भी कर पाया हूँ करने की कोशिश की है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई मौका, ये पड़ाव है, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ और करने की प्रेरणा मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें और कुछ कर पाएँ, ऐसा मेरा मानना है कि शायद ये पुरस्कार मुझे और प्रेरित करेगा। बिल्कुल। और जो साथी सफदर हाशमी जी को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि वो रंगमंच की जो उत्कृष्ट उपयोग हो सकता है सामाजिक जागृति के लिए, नागरिकों को प्रेरित करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, ऐसा न केवल उन्होंने किया बल्कि वो मिसाल हैं। इसलिए ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है और 2020 वर्ष के लिए आपको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और निश्चित रूप से युवा साथियों के लिए, खास करके युवा रंगकर्मियों के लिए, तो वो बहुत बड़े प्रेरणा का स्तंभ हैं। तो इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो विपुल जी, वर्तमान में आप अलग अलग भूमिकाएं अदा करते हुए एक अभिनेता के रूप में कलर्स जो टीवी चैनल है उसके बहुत से कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, अभिनय भी कर रहे हैं, बहुत से सीरियल्स में आपने अभिनय किया भी है। तो चूंकि रंगमंच का विषय है, उसके लिए आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले रंगमंच के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और उसमें आपकी उपलब्धियां, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरी दुनिया की जो सांस्कृतिक राजधानी यानी वाराणसी है, वहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा काम किया जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा सौभाग्य कि काशी में जन्म लिया। मैं गुजराती परिवार से आता हूँ, जैसा आपने बताया। तो मेरे पूर्वज करीब 100-150 साल पहले सूरत से बनारस की ओर आए। कहा जाता है, गुजराती में कहावत है, सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, यानी सूरत खाना खाना हो तो सूरत जाइए और मरना हो तो काशी जाइए। लेकिन मेरे पूर्वज नए जीवन की तलाश में काशी आए और सूरत छोड़कर आए। और दादाजी ने मेरे सामवेद का अध्ययन किया। सामवेद की कौथमी शाखा के देश के गिने चुने विद्वानों में थे। उन्हें 1992 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बचपन से ही ये सामवेद संगीत है तो पढ़ना शुरू किया। सामवेद पढ़ा। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन रंगकर्म उनका मुख्य कला थी। और वो बनारस रंगमंच के बहुत ही वरिष्ठ पारसी थिएटर के ज़माने से लेकर नाटक करते थे। तो मुझे सच में याद नहीं कि कब पहली बार मैं मंच पर फेंक दिया गया। तो जैसा होता है कि भाई, एक संस्कृत नाटक था भक्त प्रहलाद, उसमें प्रहलाद की भूमिका थी। 3 या 3.5 साल का होऊंगा और वहाँ से कहानी शुरू हुई। और रंगमंच तो जैसे कहते हैं कि एक नशा है, और ये एक बार जब इसकी आदत लग जाती है तो इसके बिना ठीक नहीं होता है। स्कूलों में नाटक करता रहा, फिर बड़े निर्देशकों के साथ काम कर, डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी जैसे महान निर्देशकों के साथ सत्य हरिश्चंद्र नाटक में, इसमें विद्यानिवास मिश्र जी जैसे विद्वान थे सामने, वहाँ पर मंचन किया। और फिर 1993 में मुझे लगता है कि ये जीवन में मोड़ आया जब अभिनय ज्योति संस्था, बनारस की बड़ी प्राचीन और प्रतिष्ठित संस्था है, उसके साथ जुड़ा। और फिर तो मतलब ऐसा कोई महीना नहीं गया, ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया जहाँ की नाटक ना किया हो। मतलब लोग बोलते हैं कि क्या नाटक करते हो या क्या नौटंकी करते हो जीवन में, लेकिन वास्तव में यही कर रहे थे। ये वास्तव में यही कर रहे थे। पढ़ाई चल रही थी, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन रंगमंच के बिना अच्छा नहीं लगता था। और पिताजी का जो आशीर्वाद था वो बहुत कठिन भी था। जब आपके पिता बहुत नामचीन कलाकार हों तो जब आप चुनौती बहुत बड़ी होती है। जब आप अच्छा करते हैं मंच पर तो लोग कहेंगे अरे ये तो उनका बेटा है, तो करेगा ही। और अच्छा नहीं करते तो कहते हैं उनका बेटा होकर भी नहीं किया। तो आपको सही समय पर तारीफ नहीं मिलती। बहुत लोगों को आशा थी कि और अच्छा करेगा। तो लगातार नाटक करता रहा। कुछ बड़े नाटक के, एक नाटक जो मुझे याद आता है, थैंक यू अबा लोचन दास, उसमें एक महिला पात्र की भूमिका थी। बहुत ही बेहतरीन लोक कथा है, नाग बोडस जी की का नाटक है ये, जिसमें एक गांव को श्राप है कि साल में 15 दिन सभी पुरुषों को स्त्री बन के रहना पड़ेगा। तो वो उस समय की कहानी थी और मुझे लगता है वो वहाँ से मुझे चरित्रों को पकड़ने का भाव मिला। उससे पहले मैंने एक कार्यशाला NSD की, उसमें
कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में कबीर की भूमिका की, और उसमें पहली बार मैं चरित्र में उतरना सीखा। और कबीरदास जी जैसा महान व्यक्तित्व और बनारस में कबीर चौरा में नाटक, तो वो भी एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। जिम्मेदारी बड़ी हो जाती जी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ फिर रेडियो नाटक बहुत सारे किए, रेडियो आकाशवाणी से जुड़ा, और रेडियो नाटक में आपको बहुत सारे चरित्र करने पड़ते हैं, आवाज़ से ही सिर्फ अपनी बातें करनी पड़ती है। तो सीखा, सभी बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। मेरे गुरुजी अमिताभ भट्टाचार्य जी, उनसे मैंने भाषा की स्पष्टता सीखी। नरेंद्र आचार्य जी, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जो संगीत नाटक अकेडमी के रत्न सदस्य भी हैं, ये सारे लोगों ने सिखाया। मेरे पिताजी थे ही, हालांकि उन्होंने मुझे कभी निर्देशित नहीं किया, लेकिन शायद मेरे मुंह पर कभी कहा भी नहीं कि अच्छा किया, लेकिन ये बाहर से पता लगता था कि थोड़ा खुश होते हैं देखकर, तो प्रेरणा मिलती थी। और बस सिलसिला आगे बढ़ता रहा। क्या बात है। और ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है कि आज आपके काम की एक अलग पहचान सुनिश्चित हुई है, और ख़ास करके अपने गृह प्रदेश में हुई है। ये महत्वपूर्ण है। और वैसे तो बहुत कम लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उन बहुत सारी भाषाएं जाने अनजाने ही सीख जाएं, तो ये सौभाग्य आपको भी प्राप्त हुआ कि गुजराती मातृभाषा, वाराणसी में रहे तो संस्कृत का अध्ययन घर में चल रहा था तो संस्कृत सीख ली, और हिंदी का प्रदेश है तो हिंदी, और उसके साथ में आप मराठी भी सीखा, क्योंकि मराठी बनारस में जैसे एक एक घाट एक एक प्रदेश के राजा ने बनवाया, तो वहीं के लोग आकर बस गए। तो मेरा मोहल्ला जो राम घाट है उसके बगल में दुर्गा घाट का क्षेत्र है, जो बेसिकली मराठियों का मोहल्ला है। गणेशोत्सव होते थे, और गणेशोत्सव में नाटक बहुत होता है, और मराठी रंगमंच बहुत समृद्ध है, तो वो भी करने का मौका मिला। और मराठी नाटक में पहली बार ही मैंने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। मैंने अपने निर्देशक से कहा कि अगर मुझे मुख्य भूमिका दोगे तो मैं करूँगा, और उस समय तक मैं मराठी का एक शब्द नहीं बोलता था, और वो भी थोड़े जैसे नाटक करने वाले झक्की होते हैं, उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर ले। और मैंने जब रिहर्सल शुरू किया तो मुझे लगा मैंने तो ये गलत पंगा ले लिया है, क्योंकि ये मराठी नाटक करीब 3 घंटे में से 2 घंटे 50 मिनट वो चरित्र मंच पर रहता है, यानी सर्वाधिक समय है, और हर दूसरा डायलॉग उसका है। और वो 70-80 साल का बुढ़ा का कैरेक्टर, छुमंतर नाटक वसंत कानेटकर जी का, लखनऊ में भी हमने उसका मंचन किया गणेशोत्सव में। तो ये तो बड़ी कठिन चुनौती मिली, बहुत कठिन चुनौती। और उस समय फिर लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा, हाँ बोल दिया, अब तो गिरे टांग ऊंची, तो अभी मना नहीं कर सकते। तो मेहनत शुरू किया। आकाशवाणी में हमारे एक अग्रज हैं पांडुरंग पुराणिक जी, जो महाराष्ट्र से हैं, उद्घोषक थे, उनके साथ बैठकर पूरी रात हम लोग एक एक शब्द, क्योंकि मराठी में उच्चारण का बड़ा महत्व है, च स ज ज कहाँ क्या बोलना है वो पता नहीं है, क्योंकि हम लोग वो पूरा सीखा, और भाग्य से वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। फिर हर साल करते रहे, 5-7 सालों तक लगातार 2-2 मराठी नाटक 10-10 शोज हुए। तो मराठी नाटक फिर मुंबई जाकर तो वहाँ पर भी मौका मिला। फिर मुंबई पहुँचने के बाद अंग्रेज़ी नाटक भी करने का सौभाग्य मिला। तो भाषाओं का मुझे कहते हैं कि एक ऊपर वाले का हाथ रखा हुआ है कि हर भाषा में कुछ करने का मौका मिला, और साथ में अवसर के साथ में आपने उसमें अपनी भूमिका भी निभाते चले गए, और इसलिए उसके जो उपलब्धियां हैं वो आपके हिस्से में बहुत आई। चूँकि आपने नाट्य लेखन भी किया है, अमूमन बहुत से नाटककार जो है वो परंपरागत नाटकों में ही निर्देशन करना या अभिनय करना या मंचन करना प्रेफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, लेकिन नए नाटकों को लिखना, वो भी बच्चों के लिए नाटकों को लिखना कम काम है उस क्षेत्र में। तो बाल नाट्य कार्यशाला करती थी अभिनय ज्योति हर साल, और हम लोग जब बाल नाटक करने जाते थे तो वही गिने चुने नाटक आते थे सामने, तो उसको चुनौती की तरह लिया और नाटक लिखना शुरू किया। रंग रंगीला बांसुरी वाला, द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन जो कहानी है, उस पर मैंने पहला नाटक लिखा, और वो बहुत अच्छा रहा। संगीतमय नाटक था, और बड़े बड़े लोग देखने आए, उन्होंने तारीफ़ की। संगीत का जो उसका टाइटल ट्रैक था, उस चूहे चूहे करके, उसको संगीत बनाने के लिए अभी डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी ने उस समय कहा कि चलो मैं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा उल्टा सीधा था बच्चों पे। वो नाटक लिखने के साथ फिर शुरू हुआ, हर साल 2 नाटक लिखने शुरू किए। 10 साल तक हम लोगों ने बच्चों को 45 दिन की कार्यशाला होती थी, और बच्चों से हम सीखते थे। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, इतने ज़्यादा स्वाभाविक होते हैं कि ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, उनको स्क्रिप्ट उनसे खेल खेल में बात में निकल आती थी। तो लिखना शुरू किया, और उसका भी एक इंटरेस्टिंग है कि जब मैं अभिनय करना मैंने शुरू किया बनारस रंगमंच पे, तो अभिनय ज्योति के अलावा बाकी जगह पर उतना काम नहीं मिलता था। लोग लगता था ये थोड़ा इसको बड़े रोल ही करना है, ऐसा लोग थोड़ा सा एक पता नहीं क्यों एक और ऐसा था कि ज़्यादा काम नहीं। तो निर्देशन शुरू किया कि भाई कोई ले ही नहीं रहा है मुझे नाटक में, तो खुद निर्देशन करेंगे। तो निर्देशन भी ऐसे ही सीखा। निर्देशन भी ऐसे बच्चों के नाटक के बोलता गधा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रस्तुति हमारी थी जब हम लोगों ने बनारस में इसे किया। और उसके बाद जब नाटक नहीं मिलने लगे, आलेख नहीं मिलते थे, तो लिखना भी मजबूरी में ही शुरू किया। फिर मज़ा आने लगा, जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो बहुत सारे नाटक लिखे, फिर बड़ों के आकाशवाणी में बहुत सारे नाटक लिखे। रेडियो नाटक मेरा एक सवाल मासूम सा को आकाशवाणी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
जो आतंकवाद पे था कश्मीर के, और बहुत पहली बार उसमें रेडियो पर एक मूक चरित्र को मैं लेकर आया था। आवाज़ नहीं बोल सकता लेकिन कैरेक्टर है। तो पोस्ट ऑफिस का बंदा था, वो सिर्फ सामान रखने को लेकर उसकी मनोदशा अभिव्यक्त होती थी, और बहुत अच्छा नाटक हुआ। तो ऐसे ही लिखते गए। लिखना मुझे नहीं लगता कि मैंने सीखा, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा लिख पाता हूँ, लेकिन लिखने का एक ऐसा जो है, मुझे बहुत आलसी हूँ इस मामले में। अगर मुझे कोई नाटक लिखने को दिया जाए तो मैं शायद 1 महीने का समय हो तो 29 दिन तक मैं कुछ नहीं करता। अच्छा। और फिर एक रात में बैठकर उसको लिख देता हूँ, तो वो गति है। लेकिन थोड़ा आलस मैं ज़्यादा लिख सकता था मुझे लगता है, लेकिन फिर नून तेल लकड़ी, नौकरी और ये सारी चीज़ों में लिखा बहुत कुछ। मैं कहता सोशल मीडिया पर मैंने बनारस को लेकर बहुत कुछ लिखा जो वायरल हुआ, लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, और बहुत उस पर चीज़ें बनी, वीडियोस बने। तो लिखता रहता हूँ, मज़ा आता है, क्योंकि शब्दों के साथ खेल। शब्द, मेरे गुरुजी बोलते हैं, शब्द लात भी खिलाते हैं और भात भी खिलाते हैं। तो अभी तक तो भात ही खिला रहे हैं, अब शायद आगे क्या होगा नहीं। बिल्कुल, शब्द ब्रह्म है और उसके परिणाम तो मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक काम करते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और गलती से भी कुछ नकारात्मक किया तो परिणाम उसके भी मिलेंगे। क्योंकि ऊर्जा, जो विज्ञान कहता है कि ऊर्जा उसी क्षेत्र में रहेगी, स्वरूप बदल सकता है लेकिन वो नष्ट नहीं होती। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा यूं ही बढ़ती रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आपने कहानियों का रंगमंच, इसका विचार कैसे आया? जी, तो ये बेसिकली कोविड के समय की बात है। कहानियों का रंगमंच तो हम लोग करते थे। मेरे गुरुजी नरेंद्र आचार्य जी के साथ, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर भी थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाटक किए, उनके साथ कविताओं का रंगमंच सबसे पहले शुरू किया। तो कविताओं को मंच बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कविता, एक तो हमने जिन कवियों को लिया, आम जनता शायद बहुत कुछ समझ भी नहीं पाती थी उन कवियों को, और उनको नाटक में परिवर्तित करके किया। और जो कहानी, प्रेमचंद जयंती पर हर साल हम लमही जाते थे बनारस के पास, एक गांव है उनका, हाँ, जन्मदिन पर हम लोग उनके नाटकों का मंचन करते थे। पूरे दिन वहाँ मेला लगता था, बहुत अद्भुत समय होता था। तो वहाँ से करते थे। जब ये लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर में थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे एक साथी हैं, मेरे साथ काम करते थे, विशाल सेठिया, वो भी अच्छे रंगकर्मी कोलकाता के हैं। तो उनके साथ मिलकर हम लोगों ने कहानियों को पढ़ना शुरू किया, और फिर थोड़ा रिहर्स रीडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो हम मुंबई में लगातार शोज करते हैं। मुंबई का मज़ा ये है कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, तो मुंबई में तो कहीं भी जगह मिले लोग नाटक कर लेते हैं। कई बार तो करने वाले 10 होते हैं और देखने वाले 4 होते हैं, लेकिन उसी गंभीरता से नाटक हो जाती है। तो हम लोग रिहर्स रीडिंग बहुत करते हैं। ये बाकी अभी नगरों में ऐसा नहीं, जगह नहीं है, मुंबई में ये है। तो असल में ऐसा हुआ है, बारिश हो गई, 4 लोग आए, तो हम आर्टिस्ट ने अभी कैसे मंचन करें, लेकिन नहीं करना है, और उसी माने कि वो 4 लोग टिकट खरीद के आए, तो उनके लिए पूरा सर्वश्रेष्ठ देना है। तो वो तो एक जिम्मेदारी है। तो उस समय रिहर्स रीडिंग बहुत करते थे। हरिशंकर परसाई जी का एक रानी नागफनी की कहानी, वो हम लोगों ने रिहर्स रीडिंग किया। तो हमने सोचा कि इसको करते हैं, रोज़ शाम 7 बजे लाइव फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम जाने लगे, और हमने कहानियाँ पढ़नी शुरू की अभिनय के साथ। तो जितना भी हो सकता था, 3 महीने में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने पसंद किया। तो और एक कलाकार को जो चाहिए होता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो एक नींद कम से कम अच्छी आने लगी कि कुछ किया आज, कुछ 100 लोगों ने देखा, 200 लोगों ने देखा, लेकिन अपनी ओर से हम लोगों ने प्रयास किया। कम से कम उस दौर में इतना अवसाद में लोग गए, उससे मुक्त रहा। बिल्कुल। चूँकि बात अवसाद की हुई है, तो ये बात भी समझ में आती है कि अभी जो कला है, जो कला का क्षेत्र है, खास करके रंगकर्म में तो सभी कुछ आता है। तो ये जब आप करते रहे, तो आपके जीवन में उसकी भूमिका कितनी रही है? ये जो पूरी यात्रा है, बहुत सी कई बार आलोचना होती है घरों में रंगकर्मियों की, तो उस आलोचना से इतर इसका उत्तर क्या है? तो इस आलोचना का मेरे घर में इतना जगह नहीं थी। मेरे पिताजी वो आलोचना पूरी अपने हिस्से ले चुके थे, और जब मैंने नाटक शुरू किया तो लोगों ने, समाज में उनसे कहा कि स्वयं नष्टा परान नष्टा, मतलब खुद तो नष्ट है ही और ये दूसरों को भी नष्ट कर रहा है। तो लेकिन उन्होंने किया था, तो वो नहीं बोल सकते थे, कम से कम के नाटक नहीं करना है। और मैं इसको बहुत एक अलग तरीके से शुरू में ले रहा था। हमने जब संस्था खोली, एक छोटी सी उत्कर्ष, और हमने नाटक शुरू किए बच्चों के साथ, तो मैं इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि आपको रंगमंच जो अनुशासन देता है वो और कहीं नहीं था। और मैं मानता हूँ कि आज व्यावसायिक रूप से या प्रोफेशनल तरीके से मैं जो भी तरक्की कर पाया हूँ, मैंने बड़े बड़े शोज़ में बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जो भी तरक्की कर पाया वो रंगमंच नहीं करता, तो शायद वहाँ दरी उठाने से लेकर, समय से पहुँचने से लेकर, बड़े लोगों की इज्जत करने से लेकर, सीखने से लेकर, ऑब्जर्वेशन से लेकर, जितनी चीज़ें सीखी वो हमेशा पॉजिटिव रही। मुझे कला को मुझे लगता है कि इसी तरीके से देखना चाहिए। अगर कला में घुसना बहुत ज़रूरी, युवावस्था में हर आदमी घुसता है और उसको लगता है यही करेंगे। मुंबई में तो मैंने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े कलाकार समय निकाल कर नाटक करते, क्योंकि नाटक उनके लिए आत्मा की खुराक है। तो आत्मा को जहाँ तक आप संतुष्ट रख रहे हैं,
वहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत रंगमंच के क्षेत्र को व्यावसायिक बनाना ये कम से कम इस बेल्ट में तो नहीं हुआ है। तो मेरी ससुराल कोलकाता, मैंने वहाँ रंगमंच देखा है। गुजरात में अभी हूँ मैं फ़िलहाल, वहाँ मैं रंगमंच देख रहा हूँ। लोग 10 बजे शो शुरू होते हैं, लाइन लगा के टिकट खरीद रहे हैं और कलाकारों के घर चल रहे हैं। वहाँ पर रंगमंच उनके लिए आय का जरिया है। वो तो काम करने विदेश जा रहे हैं शो करने। मुंबई में तो छोड़ ही दीजिए, मराठी, बांग्ला और गुजराती, ये 3 रंगमंच देश में ऐसे हैं जहाँ पर रंगमंच के साथ इंसान चल सकता है, आजीविका चल रही है। उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में पूरे दिल्ली का भी जो रंगमंच है वो बेसिकली ग्रांट और इस पे चलता है, टिकट का उतना खरीदने का कल्चर में नहीं है। वो प्रयास हुए, लगातार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी थे, हमने अपने समय में बहुत कोशिश की, टिकट बेचे। थैंक यू लोचन दास के हमने 3 दिन शोज़ किए बैक टू बैक, और टिकटेड शो एक भी आदमी को हम अंदर ऐसे घुसने नहीं देते थे। लोगों को पहले दिन बना से लगाया क्या आज, बाद में तो पास ही बांटेगा। हमने वो ऑडिटोरियम को पहले दिन छोटा कर दिया। बीच में हमने अगर वो 1000 आदमी का ऑडिटोरियम था नागरी नाटक मंडली, तो बीच में से हमने उसको बैरिकेड करके बंद कर दिया पीछे, जिससे कि जितने आएंगे उतने ही देखेंगे। ऐसा नहीं हॉल खाली नहीं लगे। हाँ, वो मैसेज नहीं। और दूसरे दिन से लोग पहले से समय से आके खड़े होने लगे। पहले दिन हमने मुश्किल से 15 लोग हॉल में थे, नाटक शुरू कर दिया। तो ये नाटक का संस्कार है, नाटक का समाज का संस्कार है। तो मुझे नहीं लगता अवसाद, इसमें अवसाद को काटने के लिए नाटक है। और मुझे लगता है बच्चों को तो बहुत ज़रूरत है कि उनको रंगमंच में से जुड़ना चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण करता है उनके लिए, जीवन भर की एक जीवन जीने की कला देकर जाता है। क्योंकि वहाँ पर मंच आप असल में भी यही है। हमारे अगर दर्शन शास्त्र की बात करें तो हम तो विंग्स में खड़े होकर अपने आप को अभिनय करते देख ही रहे हैं। आत्मा जो है वो देख ही रही है। तो वही रंगमंच है और वो सीख रहा है। अगर उसको समझ पाया, आत्मसात कर पाया तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद नाटक का आनंद कहते हैं ब्रह्मानंद से बढ़कर है। तो इस आनंद में और विपुल कृष्ण नागर जी ने अपनी जीवन की कला यात्रा में और क्या कुछ हासिल किया। मुंबई मायानगरी भी पहुंचे और उस मायानगरी में भी खोए नहीं, बुनियादी काम के साथ जुड़े रहे, लेकिन साथ में जो जीविकोपार्जन और जीवन के लिए साथ में कला के विस्तार की आयाम की अपेक्षा होती है, आपने उसका काम किया है और वो निरंतर कर रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल पर, और जल्द लौटते हैं और फिर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और कार्यक्रम है कला यात्रा। और हमारे मेहमान हैं अभी बिल्कुल ताज़ा आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है संगीत नाटक अकादमी का, और भी राष्ट्रीय पुरस्कार सफदर हाशमी पुरस्कार 2020 वर्ष के लिए। और आप हमारे बीच स्टूडियो में हैं। आपकी कला यात्रा से हम परिचित हो रहे हैं। सभी विधाओं में आपने काम किया है और मायानगरी भी, जिसके लिए बहुत युवा प्रतीक्षा करते हैं, प्रयास करते हैं और आधिकारिक तौर पर मुंबई में जाकर स्ट्रगल करते हैं। तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा या सीधे आप अपनी जगह बना गए? नहीं, मैं तो मुझे कहा जाए कि मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा। और मैं नहीं कहता कि यही एक सही रास्ता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना था, मैं वहाँ पर मुंबई में ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता था जब मैं एक ऐसे कमरे में जहाँ 5 लोग रह रहे हैं और मैं लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता था। तो मैं सॉफ्टवेयर में था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करता था, रेलवेज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे। उसी समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की रेडियो कंपनी बनारस में लॉन्च हुई और मुझे प्रोग्रामिंग हेड उन्होंने नियुक्त किया और रेडियो में घुस गया था। तो रेडियो FM रेडियो की जो क्रांति थी उस समय, उसका एक हिस्सा था। ऐसे जगहों पर मैं होता था जहाँ रेडियो कैसे इस देश में चलेगा उसका निर्णय होता था। बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे और हम लोगों ने बहुत काम किया। रंगमंच साथ में चल रहा था लगातार, और रंगमंच मैं उसको हमेशा रंगमंच के माध्यम से नया काम कर रहा था, क्योंकि रेडियो भी रंगमंच का ही हिस्सा है, मेरा मानना है। तो वो रेडियो से मैं यहाँ से फिर मैंने पहले बनारस का हेड हुआ, फिर यूपी का हेड बनाया उन्होंने। वहाँ तरक्की मिलती गई और नया काम मिलता गया। तो फिर यूपी हेड होने के बाद मैं स्टेशन डायरेक्टर भी रहा 3 साल। और 2013 में जब तब तक मैं बनारस में था और मुझे गुजरात हेड का मौका मिला रेडियो में, पूरा गुजरात हेड करने के लिए। और मुझे लगा ये बैक टू रूट्स, अपने जड़ों को खोजने का बड़ा अच्छा मौका ऊपर वाले ने दिया है कि चलो जहाँ से 100 साल पहले लोग आए थे जाके देखो वहाँ क्या है। क्या बात। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं अहमदाबाद। और मुश्किल था काशी छोड़ना, काशी कब होना छोड़िए, जाते हैं लोग जो रहते हैं, कहते हैं ना कि चना चबैना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। कौन छोड़ता है, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, कुछ दिन आ जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो आ जाएंगे। तो 2 साल में अहमदाबाद में रहा, बहुत अच्छा काम हुआ। और 2015 में मुझे फिर से प्रमोट करके नेशनल क्रिएटिव हेड बना दिया गया।
तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। 15 में जब मुंबई पहुंचा तो भाग से मैंने जो सोचा था आधा काम वैसे हो ही गया। पहुंचा पहुंच कि मुझे रहने की कोई समस्या नहीं थी, मुझे कम्यूट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, काम भी था। तो उस समय फिर मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया। उससे पहले 2004 में जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया, उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक टैलेंट हंट किया था डायलॉग राइटर के लिए नेशनली। उसमें मैंने ऑल इंडिया में टॉप किया था। तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था। उनके उस समय टीवी शोज़, सारे बड़े टीवी शोज़ वो चलाते थे। तो उन्होंने बोला डायलॉग राइटर हैं आप, आपको एक घर मिल जाएगा, कुछ पैसे दे रहे थे और 2 साल तक आपका नाम नहीं जाएगा। मैंने कहा फिर तो दिक्कत वाली बात है, अगर मैं 2 साल जो लिख रहा हूँ हाँ, मेरा नाम ही नहीं जाता, 2 साल बाद मेरा क्या पहचान होगी और मैं किसी से मिल नहीं सकता। तो मैं उस समय चला आया था वापस बनारस। तो लोगों ने बहुत बोला था ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कहा ठीक है, देखते हैं, हो सकता है आगे कुछ है, कुछ और होगा। और भाग्य से मैं जब पहुंचा तो फिर टीवी सीरियल्स किए, ऐड फिल्में बहुत सारी की। कंपनी ने भी मुझे सहयोग किया कि हाँ ठीक है, रंगमंच तो चलता, और थिएटर बहुत किया। इंग्लिश नाटक खासकर एक हमारा प्ले था जो पृथ्वी थिएटर में जाके नाटक करना जो सपना होता है, वहाँ मैंने बहुत सारे शोज़ किए। तो हमारा एक नाटक था एलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, इसमें मुझे चाणक्य की भूमिका की। क्या बात। तो एलेक्जेंडर और चाणक्य एक ही दौर में थे लेकिन कभी मिले नहीं थे। तो हमारे जो लेखक थे उन्होंने कल्पना की थी कि जब मिलते तो क्या बात करते हैं, संस्कृति पे क्या बात होती है, उन दोनों की, दो संस्कृतियों पर टकराहट क्या होती है। उसमें चाणक्य मैंने किया और बहुत सारे शोज़ किए। और मैंने बताया वैसे वही शो था जहाँ पर हम 10 कलाकार थे, 4 लोग थे, बारिश हो गई, मुंबई की बारिश, लेकिन हमने किया। फिर हमने पृथ्वी में भी हाउसफुल शो किया, 1000 आदमी के सामने भी किया, हर तरह के नाटक किए। फिर एक नाटक गांधी और मैं करके था, उसमें मैंने गांधी जी की भूमिका की। मेरे शरीर को देख के नहीं लगता मैं गांधी जी कर सकता हूँ, लेकिन उस नाटक की खासियत है कि गांधी एक विचार है, शरीर पर मत जाइए। वो बहुत अच्छा रहा। हारूस मारूस करके एक नाटक था, उसमें भी काफ़ी काम किया, करता जा रहा था। और रेडियो पर अच्छा काम चल रहा था। रेडियो ने मुझे एक मौका जो दिया राष्ट्रीय प्रमुख बनने का। 63 शहरों में हमारा स्टेशन था, 76 स्टेशन थे, 76 स्टेशन थे। मैं पूरे देश में घूमा और बहुत घूमा। वहाँ जाके उनके जो नाटक होते थे, कला होती थी, पैदल चलता था। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जम्मू से लेकर गुवाहाटी और कोची से लेकर राजकोट तक सब हो गया। ये सब में मेरे कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और सब मेरे लिए काम करने को तैयार है। तो वो एक सीखना, ये देश से ज़्यादा आपको और कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि इतना बड़ा है। तो वो घूमा काफ़ी, बहुत व्यस्त था। मुंबई आपको पुश करता है, मुंबई आपको धक्का देता है, करो काम। 7 बजे उठ कर रिहर्सल में सुबह जाता था और उसके बाद ऑफिस जाता था, फिर रात में करता था। तो इतना काम करने के बाद मज़ा आने लगा। और उसके बाद कोविड आ गया। तो उस समय तक मेरे पास बहुत सारे शोज़ के ऑफ़र आ चुके। टीवी शो मेरा एक निमकी मुखिया में एक चरित्र था, वो काफ़ी हिट हुआ, वकील का। तो बहुत सारे शोज़ का ऑफ़र आया मुझे। मैंने ये भी तय कि शायद नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम अब अभिनय में आ जाता हूँ, लेकिन लिख रहा था और मुझे लगा था दोनों काम साथ में हो रहा है तो करते हैं जब तक, फिर देखेंगे आगे। मैं बहुत सोच कर प्लान करके चीज़ें करने वाला नहीं हूँ। तो फिर कोविड आया और उस बीच में मैंने नौकरी बदली और फिर अहमदाबाद में हूँ अभी। टीवी में आया, टीवी चैनल्स में मैं बिज़नेस चैनल हेड हूँ फ़िलहाल, और वेब सीरीज़ भी अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें चल रही हैं। पिछले 1 साल में शायद मंच पर नहीं उतरा हूँ, लेकिन लिखने का फिर से जुनून चल रहा है। तो अभी ये यात्रा है, ये एक धक्का मुझे लगता है जो ज़रूरत थी मुझे कि हाँ मुझे और कुछ करना चाहिए। ये अवार्ड शायद ये धक्का देगा और धक्का देगा, बिल्कुल। और रचनात्मक यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। और इस यात्रा में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, एक टेक अवे के तौर पर आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे बहुत से कलाकारों को, बहुत से नवोदित ऐसे साथी, युवा साथी जो ऐसे सपने देखते हैं, लेकिन शुरुआत में जब आपने देखा था तब भी आपके लिए चुनौती थी कि इस सपनों को कैसे बुना जाए, लेकिन बुनता चला गया। ऐसे बहुत से लोगों के सपने बुन जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपके इनपुट्स क्या होंगे? बहुत एक लाइन की बात है, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का, कोई भी आपको काम पूरा करना पड़ेगा। मैं रंगमंच पर, मेरे पिताजी इतने बड़े अभिनेता थे तो ऐसा नहीं था कि मुझे बड़े रोल्स मिलने लगे। मुझे भी हाथ में डंडा पकड़ के खड़ा किया गया और मैंने वो ईमानदारी से किया। ईमानदारी की जहाँ तक बात करूँ, मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह का भारत रत्न हमारे काशी की, उनके साथ मुझे समय बिताने का मौका भी मिला। तो वो उनका एक वीडियो क्लिप है जो आजकल सोशल मीडिया पे आता है और मैं उसको बहुत शेयर करता हूँ। वो बोलते हैं कि संगीत बहुत ईमानदारी की चीज़ है और ईमानदारी का मतलब ये है सुबह एक दिन उठो और रात में सोने तक दिन भर झूठ मत बोलो, बस सब हो जाएगा। कहने को बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन एक दिन सुबह से उठकर और ध्यान दिए तो बहुत मुश्किल है। मतलब इतना तो मेरा मंत्र ये कि ईमानदारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जो भी काम करें ईमानदारी से करें। फ्रस्ट्रेशन होता है जब अपने मन का सोचा नहीं होता, लेकिन आप ये मान के चलो कि और बेहतर होने वाला है
तो मुझे भी बहुत सारे रोल्स ऐसे मिले नाटकों में जो बाद में हटा दिया गया कि नहीं 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 तुम अभी नहीं कर पाओ। उस समय मैं नेगेटिविटी में जा सकता था और मैं शायद मैं उन लोगों के अगेंस्ट खड़ा होता और उनके साथ ही मैंने बड़े काम किए। और मैं ये नहीं कहता मैंने साबित किया, लेकिन मैं लगा रहा मैंने कहाँ कमी है। तो लुक विद इन, अपने अंदर देखना पहली चीज़ है। बाहर बहुत कुछ नेगेटिव है, अपने अंदर जिस दिन आप देखना सीख लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी ताकत आपको रोक सकती है आगे बढ़ने से, क्योंकि आपको पता है आप क्या हैं। और फिर आप इवेलुएट कर सकते हैं कि जहाँ पर भी जो चीज़ें चल रही हैं, कला में हो, करियर में हो, कहीं भी व्यक्तिगत रिलेशनशिप में हो, लुक विद इन इज़ द मंत्रा। और मुझे लगता है कि ये सभी को, कलाकारों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने और अपनी जीवन की यात्रा, कला की यात्रा को साझा करने के लिए, और इतने सारे अनुभवों को इन नटशेल एक बहुत सूक्ष्म रूप से गागर में सागर भरने जैसा काम है। और सृजन के लिए सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति सृजनात्मक यात्रा में और ज़्यादा मोती लेकर आएगा और बिखेरेगा और बहुत से लोगों के जीवन को प्रफुल्लित करता है, उत्साह भरता है, ऊर्जान्वित करता है। तो इस यात्रा में बहुत से जो कलाकार साथी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या लिखा है, कब क्या मिलेगा, कौन कहाँ आपके साथ जुड़ेगा, कुछ पता नहीं। यात्रा है, इसलिए कला की साधना के साथ यात्रा करते रहिए। तो आप भी सुनते रहिए और आपको धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सुन रहे हैं। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और हमारे रेडियो के जो श्रोता हैं वो इसे, और जो ऐसी कथानक हैं, ऐसी ज़िंदगी नामा है, उन सबको सुने और सुन करके अपने जीवन में भी उसको गुने। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय